नमस्कार। हम प्रशासनिक अनुवाद इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं और प्रशासनिक अनुवाद में विशेष रूप से अनुवाद और अनुवादक इनकी तकनीक क्या होती है, अनुवादक को किन बिंदुओं को ध्यान में रखकर अनुवाद करना चाहिए प्रशासन के क्षेत्र में, और अनुवाद की जो सैद्धांतिक विवेचना है उसमें किन तकनीकों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया है। और इन सब के साथ साथ जो कार्यालयी या प्रशासनिक अनुवाद है उसमें पारिभाषिक शब्दावली की क्या भूमिका है, यह भी महत्वपूर्ण है। अनुवाद और अनुवादक की तकनीक पर जब हम विचार करते हैं तो सर्वप्रथम हमारे समक्ष प्रशासनिक अनुवाद पर उसके क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए, यानी प्रशासनिक अनुवाद में भी वित्त, वाणिज्य, बीमा, बैंक, वेतन, ये जो अनुभाग होते हैं हर कार्यालय में, हर मंत्रालय में, उन सब में हम देख सकते हैं कि जो कार्यालयी भाषा है उसका रूप स्वरूप, उसकी संरचना वाक्य की, उसकी शब्दावली वहाँ चलकर बदलती हुई दिखाई देती है। इसीलिए हम कहते हैं कि एक सुनिश्चित और व्यवस्थित पद्धति है कार्यालयी भाषा की और कार्यालयी अनुवाद की। क्योंकि जब हम कार्यालयी सामग्री का अनुवाद करते हैं तो जो हमारी लक्ष्य भाषा होती है, जिसको हम हिंदी या राजभाषा हिंदी कहते हैं, उसकी एक विशिष्ट परिपाटी, उसकी एक विशिष्ट पद्धति और उसकी एक विशिष्ट तकनीक भी होती है, और वो बंधी बंधाई भी है, काफ़ी हद तक रूढ़ है वो, और उसी का प्रयोग किया भी जाता है। सामान्यतः एक मान्यता यह भी है कि जो प्रशासन में पूर्व अधिकारियों ने, पूर्व मंत्रियों ने, पूर्व व्यवस्था ने जिस तरह से कार्य पद्धति का, भाषा पद्धति का, अनुवाद पद्धति का निर्वाह किया है, सामान्यतः उसी का अनुसरण किया जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे वैधानिक मामले भी जुड़े होते हैं। उसमें एक दायित्व और उत्तरदायित्व का निर्वाह यह भी जुड़ा होता है। इसीलिए इस पद्धति और परिपाटी का जो कि बंधी बंधाई है, निर्वाह करना यही समुचित प्रतीत भी होता है। कैसे? जैसे उदाहरण के तौर पर प्रस्ताव अपने आप में स्पष्ट है, इसे मान लिया जाए, इसको प्रयुक्ति कहते हैं। अब ये प्रयुक्ति हिंदी में जो बनी है, यह अंग्रेजी प्रयुक्ति को सामने रखकर उसके आधार पर अनूदित रूप में हमारे समक्ष आई है। अब इसमें वह जो कर्ता की उपस्थिति है, वह जो मैं और तू वाली शैली है, वो लुप्त है, क्योंकि उसकी अनुमति, उसकी स्वीकृति प्रशासन में नहीं है। इसलिए अंग्रेजी का वाक्य देखें, प्रयुक्ति देखें, द प्रपोजल इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। इसका हमने हिंदी में समतुल्य किया, प्रस्ताव अपने आप में स्पष्ट है। तो प्रपोजल के लिए प्रस्ताव, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी के लिए स्वतः स्पष्ट, अपने आप में स्पष्ट या स्वतः स्पष्ट है। इट मे बी एक्सेप्टेड, इसे मान लिया जाए। अब ये जो मे बी है, इसका अनुवाद इसे मान लिया जाए, यह एक प्रकार से सुझाव शैली है, ये आदेशात्मक शैली नहीं है। इसे माना जा सकता है, यानी ये नियमों के अंतर्गत उचित है, समुचित है, ऐसा करके। तो अब क्या है कि जो अंग्रेजी के प्रशासनिक प्रयुक्तियों की परंपरा है, उसको ध्यान में रखकर उसका निर्वाह करते हुए हिंदी में हम इस प्रकार के अनुवाद करते रहे हैं, और इसी प्रकार के अनुवाद की तकनीक को अपनाए जाने का सुझाव भी रहा है। जैसे अंग्रेजी में है, डिले इन रिटर्निंग द फाइल इज रिग्रेटेड। अब इसको हिंदी में लिखने के जो तरीके कई हो सकते हैं, लेकिन इसका एक पारंपरिक रूप है कि फाइल को लौटाने में हुई देरी के लिए खेद है। अब ये रिग्रेटेड खेद है, डिले इन रिटर्निंग द फाइल, अब इसको हम
फाइल को वापस करने में, वापस भेजने में, फाइल को आप तक पहुंचाने में ऐसा भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, एक उसकी सुनिश्चित पद्धति है, परिपाटी है, परंपरा है, उस पर चलना है। जैसे रेल को पटरी पर चलना है, तो ऐसे हमने प्रशासनिक अनुवाद में, प्रशासनिक भाषा हिंदी में जो रूप स्वरूप निर्धारित किया, तय किया, वो अंग्रेजी से आयातित है और उसका अपना एक रूढ़ स्वरूप है। हम उसी के आधार पर उसका प्रयोग करते चलते हैं। इसी लेखन पद्धति को हम टिप्पण, प्रारूपण, पत्र लेखन, प्रतिवेदन, प्रारूप लेखन, संक्षेपण, पल्लवन आदि इनमें भी देखते हैं। यानी कार्यालय के अंतर्गत, कार्यालयी हिंदी के अंतर्गत जो हिंदी की लेखन पद्धति है, उसी का अनुसरण, अनुपालन हम इन सभी टिप्पण आदि लिखना हो कि कृपया कार्य का निपटान शीघ्र कीजिए। अब ये एक शैली है, इसकी संरचना एक विशिष्ट रूप स्वरूप के साथ प्रस्तुत की गई है, जो कि औपचारिक है, जिसमें कर्ता गायब है। ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कि काम का निपटान शीघ्र कीजिए, मैं तुम्हें आदेश दे रहा हूं, मैं तुम्हें कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। तो चाहे टिप्पण हो, प्रारूपण हो, पत्र हो, प्रतिवेदन हो, संक्षेपण हो, पल्लवन हो, या अन्य रिपोर्ट है मान लीजिए, उसकी बात हम करें तो वहाँ भी इसी शैली का अनुसरण किया जाता है। प्रशासनिक सभी पत्रों में, चाहे वो आवेदन हो, पावती हो, स्मरण पत्र हो, अर्ध सरकारी पत्र हो, तार या टेलीग्राम, कार्यालयी आदेश हो, ज्ञापन हो, अधिसूचना हो, संकल्प हो, परिपत्र हो, शिकायत पत्र या वित्त, वाणिज्य और वेतन विभाग आदि से संबद्ध किसी भी प्रकार की कार्यालयी या प्रशासनिक सामग्री हो, उसमें लेखन पद्धति यही रहती है जो कि अनुवाद आधारित है। इसलिए बहुत बार तो हिंदी के, राजभाषा हिंदी के वाक्यों पर हम अंग्रेजी के वाक्यों की छाया स्पष्ट रूप से देख भी पाते हैं। इसीलिए कभी कभी राजभाषा हिंदी को अनूदित हिंदी कुछ लोग कह देते हैं, क्योंकि अनुवाद में यह प्रतिबिंबित होता है कि यह अंग्रेजी से हिंदी में, आई हैव बीन डायरेक्टेड टू से, तो मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि, तो ये परिपाटी आज़ादी के बाद से चली आ रही है और उसी पद्धति पर राजभाषा हिंदी में लेखन आदि का कार्य चल रहा है। जैसे इस कार्यालय के पत्र संख्या इतने, दिनांक इतने के द्वारा सूचना पहले ही भेजी जा चुकी है। अब ये जो हिंदी की प्रयुक्ति बनी, वाक्य बना या अभिव्यक्ति बनी, यह अंग्रेजी से आयातित है। हमने देखा कि अंग्रेजी में इसके लिए लिखा गया, इंफॉर्मेशन हैज़ ऑलरेडी बीन सेंट अंडर दिस ऑफिस लेटर नंबर सच एंड सच, डेटेड सच एंड सच। अब ये अंग्रेजी वाक्य संरचना हमें बाध्य कर रही है कि जब हिंदी में हम इसका अनुवाद करें या हिंदी में जब इसका सृजन करें, तो अंग्रेजी का कोई शब्द विशेष या पद्धति विशेष छूट ना जाए, उससे हम विचलित ना हो जाए, क्योंकि इसमें बहुत सारे वैधानिक मामले भी जुड़े होते हैं, लीगल इम्प्लीकेशंस शामिल रहते हैं। तो हम जो हिंदी की, राजभाषा हिंदी की वाक्य संरचना है, उसमें इसको देख सकते हैं। अब जैसे अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ योर लेटर नंबर सच एंड सच, डेटेड सच एंड सच। अब ये प्रयुक्ति अंडरसाइंड, अब अंडरसाइंड के लिए अधो हस्ताक्षरित शब्द का निर्माण हुआ है। जैसे मैंने पहले कहा कि CSTT, कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD का, जिसको अब हम शिक्षा मंत्रालय कह रहे हैं, शिक्षा मंत्रालय का एक महत्वपूर्ण कार्यालय है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग। वहाँ जो शब्दावली बनी है प्रशासन की,
ज्ञान विज्ञान की, विज्ञान के अनुशासनों की, सूचना तंत्र की, प्रौद्योगिकी की, कंप्यूटर की और तमाम अनुशासनों की। इस शब्दावली के निर्माण का कार्य तो उसी संस्था को दिया गया। CSTT का गठन 1961 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के तहत किया गया था। तो अंडरसाइंड के लिए अधोहस्ताक्षरित रहेगा। अब इसको कोई यह कहे कि जिसके हस्ताक्षर नीचे दिए गए हैं उसको निर्देश हुआ है, ऐसा अगर हम कहेंगे तो वो ठीक नहीं होगा। एब्रीज होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, विषयनिष्ठ होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं गागर में सागर भरने वाला, सटीक शब्दावली का प्रयोग। तो अधो हस्ताक्षरित को निर्देश हुआ है कि अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू एक्नॉलेज के पावती, एक्नॉलेजमेंट पावती होती है, दी रिसिप्ट ऑफ योर लेटर नंबर, कि आपको ये पत्र मिल गया, इसकी पावती भेजें। अब इसको हम ऐसा भी कह सकते थे कि इसकी सूचना भेजें, लेकिन एक्नॉलेजमेंट के लिए पावती शब्द निर्धारित शब्द है, मानक शब्द है, इसलिए हम यथासंभव उसी मानक शब्दावली का प्रयोग करते हैं। ये इसलिए आवश्यक है कि यूनिफॉर्मिटी, प्रशासनिक भाषा में एक रूपता रहनी चाहिए, नहीं तो खिचड़ी बन जाएगी। हर आदमी, हर व्यक्ति, कर्मचारी, अधिकारी अपने हिसाब से भाषा का प्रयोग करने लगेगा, फाइल पर भी लिखेगा, नोटशीट पर भी लिखेगा, तो उसका रूप स्वरूप बिगड़ जाएगा। इसलिए हम इस तरह की पद्धति का निर्वाह करते हैं। प्रशासनिक हिंदी और अनुवाद, इसके अंतर्गत इस प्रकार की सामग्री में दिनांक, संदर्भ संख्या, मंत्रालय का नाम, मंत्रालय के विभाग या अनुभाग आदि का नाम, यह एक बंधे बंधाए ढांचे में एक परिपाटी में ही होता है। कहाँ क्या लिखा जाएगा, कहाँ दिनांक होगी, अगर पत्र लिख रहे हैं, अगर प्रारूप बना रहे हैं, अगर नोटशीट पर लेखन चल रहा है, तो इन सब के कुछ मानक सुनिश्चित हैं, उसकी एक पद्धति तय की गई है। हम स्वेच्छा से उसे बदल नहीं सकते, बदलना चाहिए भी नहीं, अन्यथा फिर से वही एक रूपता का संकट खड़ा होगा। इसलिए दिनांक लिखने का एक स्थान है, संदर्भ संख्या कहाँ लिखनी है, जिस पत्र के, जिस फाइल के संदर्भ में, जिस मुद्दे के विषय के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं उसकी संख्या होगी, क्योंकि डायरी में एंटर होकर, रजिस्टर होकर दस्तावेज या डॉक्यूमेंट या फाइल वो आते जाते हैं। मंत्रालय और विभाग आदि का नाम बाकायदा होगा। इन सब को हम उसी बंदी बंधाई परिपाटी में ही उल्लिखित करते हैं। इनको हम वाक्यों में भी देख सकते हैं, पत्र आदि में भी देख सकते हैं। प्रशासनिक अनुवाद की अपनी एक विशिष्ट अवधारणात्मक शब्दावली भी होती है, कंसेप्चुअल टर्मिनोलॉजी, उसको हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे हम दूरदर्शन शब्द का प्रयोग करें, दूरभाष शब्द का प्रयोग करें, तो दूरभाष के लिए हिंदी में कोई दूसरा पर्याय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दूरभाष एक पारिभाषिक शब्द है, एक अवधारणात्मक शब्द है, और इस शब्द में एक अवधारणा को प्रतिष्ठित किया गया है। टेलीफोन के तर्ज पर हमने हिंदी में टेली का अर्थ क्या है, फोन का अर्थ क्या है, उसी तर्ज पर हमने दूर शब्द लिया और फिर भाष शब्द लिया, फिर एक कंसेप्ट को ध्यान में रखकर इसे जोड़ा। एक ऐसा उपकरण जिसके माध्यम से दूर दराज से बैठे हुए, देश विदेश में बैठे हुए व्यक्ति से हम घर में या कार्यालय में बात भी कर सकते हैं, बातचीत, संवाद भी कर सकते हैं, एक ऐसा उपकरण। अब ये दूरभाष है, लेकिन किसी अन्य शब्द से हम इसको बदल नहीं सकते, रिप्लेस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक अवधारणा है जो दूरभाष शब्द में प्रतिष्ठित की गई है, और ये कार्य शब्दावली आयोग करता है। तो हम सरलीकरण के नाम पर इसे बदल नहीं सकते। यह शब्दावली नियमों से, फार्मों से, प्रपत्रों से, संहिताओं से, विधि या अधिनियमों से संबद्ध होती है। सभी में इसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। प्रशासनिक टिप्पणियों में, प्रारूपों में, पत्रों में, प्रतिवेदन आदि में, पदनाम डेजिग्नेशंस में, विभाग अनुभागों के नामों में इसी शब्दावली का प्रयोग किया जाता है। वाइस चांसलर
कुलपति हैं, और रजिस्ट्रार अगर विश्वविद्यालय में है तो कुल सचिव हैं। तो ये शब्द सुनिश्चित हैं। डायरेक्टर निदेशक है। इसी तरह से हम तमाम तरह के सेक्रेटरी सचिव है। एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद है। तो ये शब्द सुनिश्चित हैं। इस शब्दावली के निर्माण का मूल दायित्व मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको अब हम शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, उसी के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय महत्व की संस्था है, कार्यालय है, जिसका नाम वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग है, जिसे CSTT कहा जाता है, अर्थात कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी। वह इस शब्दावली निर्माण का कार्य पूरा करती है। तो अवधारणात्मक अर्थात कंसेप्चुअल इस शब्दावली को हम दूसरे शब्द से भिन्न पाते हैं, यानी इसके निर्माण के विशिष्ट सिद्धांत बनाए गए हैं। अगर जल है, नीर है, अंबु है, तोय है, पानी है, वारी है, तो इनका प्रयोग पर्याय रूप में कम से कम राजभाषा में नहीं होगा, तकनीकी वैज्ञानिक शब्दावली में नहीं होगा। आयोग ने अंग्रेजी हिंदी तथा हिंदी अंग्रेजी प्रशासनिक शब्दावली का विधिवत निर्माण किया है और बड़े बड़े बृहत आकार में शब्दावली संग्रह प्रकाशित भी किए हैं। इसी को हम प्रशासनिक अनुवाद की आधारशिला भी मानते हैं, क्योंकि इस शब्दावली का प्रयोग अनुवाद में और हिंदी राजभाषा हिंदी में एक रूपता को सुनिश्चित करता है। अगर स्वेच्छा से अलग अलग राज्यों में अलग अलग कार्यालयों और संस्थाओं संगठनों में शब्दों का प्रयोग होने लगेगा सरलीकरण के नाम पर, तो यूनिफॉर्मिटी या एक रूपता नहीं रहेगी। जैसे अधिकारी शब्द है तो अंग्रेजी में ऑफिसर है तो हिंदी में अधिकारी है। कमीशन के लिए आयोग है, एडहॉक के लिए तदर्थ है, अप्रूवल के लिए अनुमोदन है, एक्शन के लिए कार्रवाई है, रिकमेंडेशन के लिए संस्तुति है। इसी तरह उर्दू अरबी फारसी के शब्द भी कुछ कुछ लिए गए हैं। जैसे कॉम्पनसेशन मुआवजा है, कैंडिडेट प्रत्याशी है। तो हिंदी की प्रशासनिक शब्दावली में अंग्रेजी की शब्दावली को भी बड़ी संख्या में समाहित किया गया, जैसे ग्रेड, लियन, ड्यूटी, ग्रेच्युटी, वारंटी, बोनस, चेक, पेंशन, अलार्म, शेयर। ये शब्द एज इट इज ऐसे ही इसी रूप में ले लिए गए। और इस पारिभाषिक शब्दावली के स्रोत भी अनेक हैं। जैसे संस्कृत मुख्य स्रोत है, पाली से, प्राकृत से, अभ्रंश से, फारसी से, उर्दू से, अंग्रेजी से, इनसे और भारतीय भाषाओं से अवधारणात्मक शब्द लिए गए हैं और वो सुनिश्चित कर दिए गए हैं। हिंदी प्रशासनिक शब्दावली का मूल आधार अंग्रेजी है, क्योंकि अंग्रेजी को सामने रखकर उसके समतुल्य हिंदी में शब्द क्वाइन किए गए, निर्मित किए गए। इसलिए शब्दावली आयोग शब्दों का निर्माण करता है। संस्कृत के उपसर्ग, धातु यानी प्रीफिक्स, सफिक्स जिनको हम कहते हैं, प्रत्यय, इन सब का आश्रय लेकर, मदद लेकर शब्दावली बनाई गई है। कहीं कहीं आधा अंग्रेजी आधा हिंदी का शब्द जोड़कर भी शब्दावली बनाई गई है। जैसे रेल गाड़ी, रेल अंग्रेजी का, गाड़ी हिंदी का। मतदान बूथ, जिला मजिस्ट्रेट, हाइड्रोजनीकरण, इसमें करण शब्द लगाकर हाइड्रो शब्द को और हिंदी शब्द को मिला दिया। अनुकूलित भी किए गए, जैसे एकेडमी अकादमी, जैसे हॉस्पिटल अस्पताल, जैसे बॉटल बोतल, ऐसे भी कर दिए गए। यानी उच्चारण के ध्वनि साम्य को ध्यान में रखकर संस्कृत भाषा की जो संश्लिष्ट प्रकृति है, उसी के कारण मूल शब्द या धातु के साथ उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ दिया गया और बड़ी संख्या में ये शब्दावली बनाई। जैसे विधि से विधिक, संविधि, वैधानिक, विधायी, विधेयक, विधायक, संविधान। एक ही शब्द विधि से कितने शब्द बना दिए। तो जो उर्वरा शक्ति है, जो प्रजनन शक्ति है संस्कृत की, उसका लाभ हमने उठाया। सचिव से उप सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, संसदीय सचिव, निजी सचिव, महासचिव और सचिवालय आदि। कहीं कहीं अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग भी प्रशासनिक शब्दावली में प्रचुर मात्रा में किया गया। जैसे जमानत बेल के लिए, कॉम्प्लोनेंट फरियादी, जैसे कॉम्पनसेशन मुआवजा, जैसे एविक्शन बेदखली, सस्पेंडेड मुअत्तल, एफिडेविट हलफनामा,
डिसमिसल, ऐसे बहुत सारे शब्द, इसके लिए बर्खास्तगी, ऐसे बहुत सारे शब्द प्रयुक्त किए गए हैं। इस तरह हम देख सकते हैं कि प्रशासनिक हिंदी और प्रशासनिक अनुवाद को जब सामने रखते हैं तो देख सकते हैं कि इसकी जो रीढ़ है, बैकबोन जिसको हम कहते हैं, वो अनुवाद है। क्योंकि हमने शब्दावली कुछ अंग्रेजी के समतुल्य और कुछ अंग्रेजी के शब्दों को यथावत स्वीकार करने, कुछ अंग्रेजी हिंदी को मिलाकर शब्द बनाने और कुछ उर्दू अरबी फारसी की शब्दावली को स्वीकार करने, इस संदर्भ में हम देख सकते हैं बहुत सारे शब्द देखकर, जैसे आदेश शब्द है। अब आदेश एक प्रकार से ऑर्डर भी है और इंस्ट्रक्शंस भी हैं, इनके संदर्भ अलग अलग हो सकते हैं। अध्यादेश ऑर्डिनेंस है, समादेश या मंतव्य या मत या विचार, अब विचार जो है वो व्यूज है, तो ओपिनियन मत है। इन सब को हम देख सकते हैं कि शब्दावली निर्माण करने वाले विद्वत समुदाय ने उस अंग्रेजी के शब्द की मूल अवधारणा को सामने रखा और उसके आधार पर हिंदी में समतुल्य शब्द बना दिए। कहीं कहीं देशज शब्दों का भी रचनात्मक उपयोग किया गया, बोलचाल के शब्दों को भी लिया गया, जैसे रसीद, जैसे खाता, जैसे निपटान या निपटारा, जैसे भाड़ा, जैसे भत्ता या छूट, ठेका, इस तरह के शब्द का प्रयोग भी किया है सुविधा से। और अंग्रेजी शब्दों का जब समतुल्य हिंदी बनाने लगे तो भी हमने देखा कि संदर्भ सापेक्ष अनुवाद होता है, संदर्भ सापेक्ष भाषा होती है। जैसे किसको तू, किसको तुम, किसको आप कहना है, आदि आदि। तो ऐसे कंडीशन शब्द है, तो कंडीशन प्रतिबंध भी है, कंडीशन शब्द भी है, शर्त भी है। डेट शब्द है, दिनांक, तारीख, तिथि, इस तरह के। ड्राफ्ट मसौदा भी है, प्रारूप भी है। रिकमेंडेशन सिफारिश भी है, संस्तुति भी है। तो ये सब एक बृहत परिप्रेक्ष्य में हम अनुमान लगा सकते हैं कि प्रशासनिक हिंदी की संरचना, उसका स्वरूप एक विशिष्ट परिपाटी का द्योतक है। प्रशासनिक अनुवाद उसके विशिष्ट प्रकार के सिद्धांत हैं, टेक्निक है और परिपाटी है। और जहाँ तक बात शब्दावली की है तो वो निर्विकल्प है, उसका कोई दूसरा विकल्प निर्धारित मानक शब्दावली का नहीं है। इन सब बातों के संदर्भ में हम प्रशासनिक अनुवाद को देख सकते हैं और उसकी महत्ता को, उसकी उपादेयता को भी हम जान सकते हैं। इस विषय को अभी यहीं विराम देते हैं, नए विषय के साथ फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, धन्यवाद।